नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। बड़ी सिंपल सी बात कही गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। अगर शाइन करना चाह रहे हो जिंदगी में, तो पहले जिस तरीके से सूर्य जलता है, अपनी तपस्या की अग्नि में जलता है, तो तभी जो है उसकी शाइनिंग देखी जा सकती है दुनिया के द्वारा, दुनिया के लोगों के द्वारा। तो अगर आप भी आगे बढ़ना चाह रहे हो, दुनिया के सामने शाइन करना है, तो तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी लगन के साथ। यहाँ पर डेली रूटीन में जो है मेहनत करनी पड़ेगी। और जो एक टाइम रखा है कि इस टाइम पे प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन करनी है, तो उस टाइम पे बैठना होगा। अपने अंदर के जो खराब गुण है ना, तो उनको निकालना होगा बाहर। उनको एक आग की भट्टी में जलाना होगा। ओके, तो अगर शाइन करना है तो पहले खुद को जलाना होगा। तो अंदर से बिल्कुल आप फोकस्ड होने चाहिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है ना, इसके अलावा और भी कोई सी तरीके की कोई भी चीज जिससे मतलब आप भटक रहे हो अपने काम को करने से, इन सब चीजों को एक साइड पे करना होगा, जलाना होगा। ओके, तो आपकी तपस्या की अग्नि से ये जल सकते हैं, तो इतनी प्रबल होनी चाहिए वो, तभी जो है आप शाइन कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रंट पेज है इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का, और ये है एडिटोरियल वाला पेज। और पैटर्न हमारा ऐसे है: पहले कोड, फिर प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स या न्यूज एनालिसिस जिसको बोलते हो आप, फिर एडिटोरियल डिस्कशन, और लास्ट में एक इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है, डेली नया कंसेप्ट जो होता है जिसको हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। और यहाँ में इसी भी जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे उनके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डेली बेसिस पे पीडीएफ अवेलेबल होता है टेलीग्राम चैनल पे, तो इस चैनल को ज्वाइन करें, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर न्यूज़ है। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्रीज है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी, उसने बाकी मिनिस्ट्रीज को यहाँ पर कह दिया है कि खर्चा अभी किस हिसाब से करना है, क्योंकि अभी फिस्कल ईयर शुरू है 1 अप्रैल से। तो अभी जो बजट तैयार था इस साल के लिए, तो अभी वही खर्चा करना शुरू करना है। तो यहाँ पर कंट्रोलेबल मैनर पे खर्चा करने की बात की जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो हिदायतें दी गई हैं बाकी के मंत्रालय को। तो यहाँ पर 18 एक अलग अलग ऐसे एरियाज है जिसके रिगार्डिंग बात कही गई कि यहाँ पर थोड़ा खर्चा कम करना है। तो यहाँ पर 18 ऐसे एरिया जिनको पॉइंट ऑफ किया गया है कि वहां पर खर्चा थोड़ा कम करना है। तो यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, ओवर टाइम हो गया, ओवर टाइम अलाउंस देने की बात होगी, रिवॉर्ड्स देने की बात होगी। वो तो ये सब चीजें यहाँ पर 18 पॉइंट्स वही। ओके, इसके अलावा डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रैवल हो गया। तो ये क्या होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब ट्रैवल करता है डोमेस्टिकली फॉरेन, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर रियायतें होती हैं। ओके, तो इनको अलाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं। तो जो भी खर्चा अगर ये करते भी हैं खुद से, तो इनको वो जो है भरपाई सरकार कर देती है, पर वो सरकार को क्लेम करते हैं, सरकार वापस दे देती है इनका जितना भी खर्चा हुआ होता है। तो अगर किसी को रिवॉर्ड देना तो वहां पर भी खर्चा होगा, ओवर टाइम अलाउंस देना तो वहां पर भी सरकार का पैसा ही खर्चा होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, रेंट्स की बात कर रहे हैं, रॉयल्टी जो सरकार को आती है या रॉयल्टी देती है सरकार, तो वहां पर भी सरकार का खर्चा है। ओके, तो पब्लिकेशंस होती हैं सरकार के अंतर्गत, बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स हैं जो पब्लिश होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सप्लाईज एंड मटेरियल्स, क्लॉथिंग एंड टेंटिंग, कॉस्ट ऑफ राशन, ओके, माइनर वर्क्स एंड मेंटेनेंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, ग्रांट्स इन एड एंड पेट्रोल। तो भी सभी यहाँ पर दायरे, ये 18 अलग अलग एरियाज है जहाँ पर खर्चा कम करने की बात की जा रही है, पैसा बचाने की बात की जा रही है। और यहाँ पर मोदी जी ने सोमवार को यह अनाउंस किया गया था, इंक्रीज सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर एवरी वन ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो यहाँ पर जैसे हमने कल भी बात की थी कि 18 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं सॉरी, तो वहां पर उनको फ्री वैक्सीनेशन भारत सरकार लगवाएगी। तो राज्यों की अभी जिम्मेदारी नहीं है, अभी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी। उसके अलावा फ्री राशन जो प्रोग्राम है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है नवंबर तक। ओके, दिवाली तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। और आगे यहाँ पर 21 जून की बात करें कि 21 जून तक यहाँ पर जो है, जो अभी नया वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, जिसमें 18 से ऊपर के जो एज ग्रुप के जो लोग कवर किए जाएंगे, तो 21 जून को वो शुरू हो जाएगा, जो भारत सरकार जिम्मेदारी ले लेगी। तो खर्चा अभी जो आएगा
वैक्सीन को प्रक्योर करने का, तो वो 50,000 करोड़ का हो जाएगा। तो पहले जो यहाँ पर बजट रखा गया था सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, वो 35,000 करोड़ रुपए का था। और इसके अलावा जो फूड प्रोग्राम था, फ्री फूड प्रोग्राम, यहाँ पर जो लोग जिनके पास जॉब्स नहीं है तो फ्री में उनको फूड अवेलेबल हो, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर 1 लाख करोड़ का खर्चा यहाँ पर आएगा। ओके, तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो फर्टिलाइजर सब्सिडी होती है ये वाले फिजिकल ईयर की, वो भी बढ़ा दी है। ओके, तो अभी इस साल की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है ना, तो वो 80,000 करोड़ तक यहाँ पर कर दी है भारत सरकार के द्वारा। पिछले साल ये 65,000 करोड़ थी। ओके, तो ये फर्टिलाइजर जो किसान खरीदते हैं, अपनी जमीन पे डालते हैं कि उपज थोड़ी ज्यादा हो जाए, तो उसी फर्टिलाइजर्स की हम बात कर रहे हैं। तो सही तरीके से, बुद्धिमानी से पैसा जो है यहाँ पर स्पेंड करना है, तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है। तो यहाँ पर कट जो यहाँ पर लगाना है, तो 20% का कम से कम यहाँ पर हो, कंट्रोलेबल मैनर में पैसा जो है वो आप स्पेंड करें। ओके, और 2019-20 टू बी बेस लाइन फॉर सच स्पेंडिंग। ओके, तो यहाँ पर जो 19-20 पिछले से पिछला जो फिजिकल ईयर था ना, वहां पर उस समय जो हमने स्पेंडिंग की थी, उसके उस तरीके से हमने स्पेंडिंग करनी है। तो कोविड-19 रिलेटेड स्पेंडिंग आउट ऑफ डायरेक्टिव परव्यू, तो यहाँ पर कोविड-19 के रिलेटिव यहाँ पर जो स्पेंडिंग, उसके बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर फ्रंट लोडिंग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना बाय मिनिस्ट्री, तो उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, मतलब ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो रिवाइवल हो, तो यहाँ पर काम दोबारा से शुरू हो, देश की इकोनॉमी आगे बढ़े। और गवर्नमेंट यहाँ पर बात करी स्टार्टिंग एट ओवर 1.15 लाख करोड़ एडिशनल स्पेंडिंग और वैक्सीन फ्री फूड। तो ये टोटल बता दिया है फ्री फूड प्रोग्राम का भी और वैक्सीनेशन का भी जो खर्चा आएगा। तो ये जो फोकस्ड एरियाज थे उसके बारे में मैंने पहले ही आपको डिटेल में बता दिया। तो ये 18 अलग अलग एरियाज जिनके ऊपर जिन डिपार्टमेंट्स के तहत खर्चा कम करने की बात की जा रही है। तो आगे जो यहाँ पर न्यूज एनालिसिस, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो प्ले थी हाई कोर्ट में सीसीआई के खिलाफ, सीसीआई यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसको उस प्ले को खारिज कर दिया, उस याचिका को खारिज कर दिया। तो यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऐसा किया। कल मैंने डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में हाई कोर्ट्स के बारे में डिटेलिंग में पूरी चीज बताई है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने अमेजॉन इंडिया और यहाँ पर वालमार्ट और फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट पहले इंडियन थी, बाद में इन्होंने बेच दिया। वालमार्ट ये अमेरिकन कंपनी है। ओके, तो अभी इन्होंने केस फाइल, यहाँ पर पिटीशन फाइल कर रहे थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, लेकिन ये खारिज हो गया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस होनी चाहिए इंडिया में। अगर कोई भी कंपनी नए सिरे से अगर उभर रही है, कोई नई कंपनी शुरू हो रही है, सपोज करो किसी कोई एक ही फील्ड है, अगर यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हम बात कर लो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप चीजें मंगवाते हो, तो अगर कोई नया प्लेयर यहाँ पर आ रहा है, एक नया प्लेयर और यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जुड़ रहा है, तो मतलब उसके सामने ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते आप, बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते कि उसका बिजनेस ही आगे ग्रो ना हो, जो नया एंटाइटी आगे उभर रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को यहाँ पर मॉनिटर करता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। बिजनेस को अच्छे तरीके से आगे बढ़े, तो उसके लिए यहाँ पर ये पूरा फोकस करता है। अच्छे बढ़िया यहाँ पर ना हेल्दी कंपटीशन हो, अनहेल्दी कंपटीशन ना हो, कि मतलब जो पहले से ही मोनोपोली बनाकर रखा हुआ है, जिस भी यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनी ने किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो उसी की मोनोपोली चलती रहे, दूसरे को भी मौका देना है यहाँ पर। ओके, तो ये डिसीजन यहाँ पर दिया गया जस्टिस पीएस दिनेश कुमार फ्राइडे को। तो यहाँ पर एक बात की जा रही, क्लियर द वे फॉर एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर टू रीस्टार्ट इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर दोबारा से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी इन्वेस्टिगेशन रीस्टार्ट करेगा इन ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर। ओके, तो इसको एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर भी हम बोलते हैं। और कोर्ट की आगे बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट की जो प्ले थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। ओके, इसके अलावा बात कर रहे हैं जो स्टोरी है अभी तक की, तो यहाँ पर स्टोरी क्या है उसके बारे में बात करें। ट्रेड बॉडीज एलिज्ड एंड टेलर्स ऑफरिंग डीप डिस्काउंट्स गिविंग प्रोफेशनल ट्रीटमेंट टू सम सेलर्स। कहने का मतलब है, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऊपर कोई चीज परचेज करते हो, किन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अमेजोन फ्लिपकार्ट की अपना जो है हस्तक्षेप होता है जब डीप डिस्काउंट देते हैं। डीप डिस्काउंट देने का मतलब यही होता है कि बस चीज बिक जाए, मतलब अट्रैक्ट करना है कस्टमर्स को। ओके, तो अगर आप ऐसे डीप डिस्काउंट किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर दोगे, यहाँ पर दूसरी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर वो चीज होगी, यहाँ पर नॉर्मली दुकान पे भी वो चीज बिक रही है, तो वो उतना डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। तो ये वही बात होगी ना, कि वो जो आम दुकान पे भी बंदा नहीं जाएगा,
वो तो कहेगा कि मैं ऑनलाइन ही मैं शॉपिंग करता हूँ। ओके, या फिर जो नया कोई और प्लेटफॉर्म खुला है तो वहां पर भी नहीं जाएगा कि इतना दाम वो नहीं दे पा रहा, बड़ी नई कंपनी है, इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकती, इतना डिस्काउंट नहीं दे सकती वो। लेकिन ये बड़े प्लेयर हैं तो ये करते हैं ऐसी एक्टिविटीज। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी दोबारा से। ओके, तो सेलर्स को यहाँ पर जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, कि मतलब कुछ गिने चुने सेलर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और जो बाकी के सेलर्स उनको यहाँ पर नहीं दी जाती। तो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स जुड़े होते हैं आकर। ओके, तो वही अपनी चीज़ आगे रख देते हैं। तो वही कस्टमर जो है जब देखता है मोबाइल फ़ोन पे तो क्लिक करके बता देता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो ये मुझे भेज दी जाए। तो वही सेलर जो अलग अलग होते हैं जो प्लेटफॉर्म के तहत जुड़े होते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत, आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ भेजते हैं। ओके, तो वही बात करें कि कुछ गिने चुने सेलर्स हैं जिनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है और यहाँ पर कस्टमर्स को डीप डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो ये जनवरी 2020 की बात कर रहे हैं कि सीसीआई का यहाँ पर ऑर्डर था, प्रोब अगेंस्ट अमेजॉन इंडिया एंड फ्लिपकार्ट। तो फरवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी 2020, अमेजॉन इंडिया मूव्स कर्नाटका हाई कोर्ट। ओके, और फ्लिपकार्ट भी यहाँ पर पार्टी बनी हाई कोर्ट में। ओके, मतलब केस फाइल करने के लिए। तो एससी ग्रांट्स इंटरिम स्टे ऑन प्रोब। शुरुआत में यहाँ पर स्टे लग गया कि सीसीआई जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। और अक्टूबर 2020 की बात करें तो सीसीआई फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गया, इस ऑर्डर को चैलेंज किया, स्टे ऑर्डर क्यों दिया है। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसको हाई कोर्ट में भेज दिया। और जनवरी 2021 की बात है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने शुरुआत कर दी यहाँ पर इस मैटर की सुनवाई करना। ओके, तो यहाँ पर सभी पार्टीज ने यहाँ पर आर्गू करना शुरू कर दिया। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन है यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग। तो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपने ये क्वेश्चन का आंसर देना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। अभी बात कर रहे हैं बीआरओ की। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इन्होंने काम दोबारा से शुरू कर दिया है। तो अभी जो चाइना बॉर्डर है ना, हमारा तिब्बत बॉर्डर इसको आप कह सकते हो, तो चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ठीक है? तो जो हमारा इंडो तिब्बतन बॉर्डर है, ठीक है, जब जहाँ पर अभी चाइना ने अपनी पीपल लिबरेशन आर्मी उतारी थी लद्दाख वाले रीजन में, डिस्प्यूट खड़ा किया था 2020 में, काफी जवान भी हमारे शहीद हुए। तो वहां पर जो है नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे हम, वहीं बॉर्डर एरियाज के आसपास जहाँ पर तिब्बत का बॉर्डर है। तो एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो जो जो प्रोजेक्ट अभी काम चल रहा है, ओके, तो यहाँ पर एक न्यू रोड यहाँ पर अलाइनमेंट बनाई जा रही है जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से लद्दाख तक जाएगी। ओके, तो ये थोड़ा हाई टेरेन प्रोजेक्ट है, पहाड़ी इलाकों में तो काफ़ी समय लगता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करते करते लैंडस्लाइडिंग भी काफ़ी होती है, तो नुकसान काफ़ी रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर काम चल रहा है, तो वेदर के हिसाब से ऑल वेदर यहाँ पर जो है ये रोड बनाया जाएगा। तो मनाली शिंकुला नेमू हाईवे, ओके, दैट विल रिक्वायर ए टनल एट शिंकुला पास हैज बीन अप्रूव्ड एज एन ऑल वेदर रूट। ओके, तो ये नाम याद रखिएगा, मनाली शिंकुला नेमू हाईवे इसका नाम है। और ये एक टनल यहाँ पर बनाई जाएगी शिंकुला पास में। ओके, शिंकुला पास कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है या फिर लद्दाख में पड़ता है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और इसके आसपास के भी जो पास होंगे तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखना। और आगे यहाँ पर बात करें जो अटल टनल की, अभी हाल ही में जो है कंस्ट्रक्शन खत्म हुई थी, तो यहाँ पर बीआरओ के द्वारा ही ये काम किया गया था। तो अभी पिछले साल पिछले साल यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टनल का उद्घाटन किया है। काफी लंबी टनल है ये टनल कहाँ पर बनाई गई है। ओके, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर जरूर करें। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्फिडेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। तो इसका काम ही है बॉर्डर एरियाज पे सड़कों का निर्माण करना, ताकि जो कि हमारी आर्मी जो है, बीएसएफ जो है, आसानी से बॉर्डर एरियाज के पास पहुंच पाए। तो जो भी हमारे बॉर्डर के एरिया के आसपास जो कंटेनमेंट जोन होंगे, जहाँ पर हमारी आर्मी बैठाई हुई है, वे जो कैंट के एरियाज हैं, तो वहां से आसानी से जो है बॉर्डर के एरियाज के आसपास हमारी आर्मी पहुंच जाए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है बीआरओ दैट द क्रिटिकल पास कैन बी कॉन्क्रीट, मतलब जो ये जो शिंकुला पास है इसको आसानी से बना पाएंगे। और यहाँ पर थर्ड रूट बनेगा लद्दाख लद्दाख को के, जो ये अभी नया प्रोजेक्ट जो अभी चलाया जा रहा है इस हाईवे के तहत। और आगे बात करें, एट प्रेजेंट लद्दाख इज कनेक्टेड थ्रू श्रीनगर रूट एज वेल एज मनाली। ओके, दो रूट पहले ही है, एक श्रीनगर रूट है और दूसरा मनाली रूट है, जिसके चलते लद्दाख के साथ जो है यहाँ पर लिंक रहता है इंडिया का। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि दोनों की दोनों जो सड़कें हैं ना, हैवी स्नोफॉल जब होती है विंटर मंथ्स में तो ये बंद हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।
ओके, तो जब सड़कें बंद हो जाएंगी तो फिर कैसे फिर हम यहाँ तो लद्दाख तक पहुंचेंगे? तो इसीलिए यहाँ पर ये मनाली शिंकुला नेमू हाईवे यहाँ पर बनाया जा रहा है, और यहाँ पर शिंकुला पास वहाँ पर एक टनल बनेगी। और आगे बात करें और जो काम यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा रहा है कि देश आपस आपस में इंटरकनेक्ट हो, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज वाली साइड में, जहाँ पर ऐसे एरिया जहाँ पर पहुंच करनी बहुत कठिन है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ चंबा टनल। उत्तराखंड में एक चंबा टनल का निर्माण किया गया है। ओके, ए न्यू डबल लेन क्लास 70 मॉडुलर ब्रिज इन सिक्किम। तो यहाँ पर डबल लेन एक पुल भी बनाया गया है सिक्किम में। ओके, ऑन फ्लैग हिल डोकाला रोड, completion of 74 permanent bridges and commencement of fencing work along the म्यांमार बॉर्डर। देखो, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर फेंसिंग वर्क ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर भारत को ही खतरा था, ये फेंसिंग भारत ने ही करवाई है। जो आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे देखोगे, तो पाकिस्तान वाली साइड उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फेंसिंग करवाए अपने बॉर्डर एरियाज में। तो ज़्यादातर खतरा भी भारत को ही रहता था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान करता रहता था। तो ये वाला बॉर्डर पूरा सील है फेंसिंग एक्टिविटीज, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर फेंसिंग नहीं है भारत में। तो वही एरिया से पाकिस्तानी जो है घुसपैठ कर देते हैं, आतंकवादी आ जाते हैं भारत में। ओके, तो यहाँ पर कुछ एरिया जैसे पहाड़ी वाला एरिया आ गया। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर वाली साइड पे या फिर पंजाब वाली साइड पे भी, जो यहाँ पर पठानकोट वाली साइड है, तो जिस रिसेंटली जो पिछले कुछ सालों पहले हमला हुआ था, पठानकोट हमला, तो इसी एरिया से ये लोग आए थे। ओके, तो कुछ एरियाज अभी भी हैं जहाँ पर फेंसिंग नहीं है। तो अभी म्यांमार वाले बॉर्डर की बात करें कि वहां पर भी फेंसिंग की जा रही है। तो थोड़ा सा ये भी देख लें। तो ये जो अटल टनल है ना, तो इसकी बात कर रहे हैं। इनॉग्रेशन ऑफ द अटल टनल इन अक्टूबर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड यूनियन टेरिटरी। तो ये अक्टूबर पिछले साल यहाँ पर अटल टनल का उद्घाटन किया गया था, ध्यान रखें। और डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर श्योर किया है कि बीआरओ यहाँ पर जो है, यहाँ पर 9,350 करोड़ का इसका बजट यहाँ पर रेस कर सकता है, इतना बजट इसके पास हो जाएगा। और लास्ट ईयर की बात करें कि 1200 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड। तो ये काफ़ी अहम बातें हैं। तो पहले मतलब भारत इसी चीज़ में थोड़ा काफ़ी पीछे था। चाइना ने जितना भी तिब्बत का बॉर्डर है वहाँ पर सभी जगह जो है रोड कंस्ट्रक्शन कर दिया, आबादी को लाकर वहाँ पर बसा दिया है, लेकिन भारत पीछे है अभी भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं जो अभी समर आया है, तो उसके रिगार्डिंग बात करें कि इस साल की जो गर्मियाँ है ना, पिछले 44 ईयर्स में सबसे ठंडी गर्मियाँ है। तो इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है इस साल। जो गर्मी इस साल की अगर गर्मी की बात करें तो पिछले 44 सालों की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मतलब कूलेस्ट समर है इस साल का समर, विच ऑफन रिजल्ट्स इन अनबेरेबली हॉट डेज अलॉन्ग विद नॉर्दर्न प्लेस। तो खासतौर पे जो उत्तर भारत है ना, तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। ओके, जब यहाँ पर समर का सीजन आता है तो यहाँ पर अच्छी खासी हीट वेव जो है पूरे देश के जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर रेयर इंस्टेंस कई बार देखने को मिलता है कि कूलेस्ट समर यहाँ पर देखने को मिले। तो ये हुआ है अभी पिछले 44 सालों में पहली बार जो है ऐसा समर हमें देखने को मिला है। और कहा जा रहा है कि फोर्थ कूलेस्ट समर इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। जितनी पुरानी हिस्ट्री हमारे पास है भारत के रिगार्डिंग, भारत के वेदर के रिगार्डिंग, तो उसके मुकाबले में ये फोर्थ कूलेस्ट समर है। ओके, तो यहाँ पर रेनफॉल की बात कर रहे हैं कि मई में जो रेनफॉल हुई है वो 107.9 mm के हिसाब से हुई है। ओके, तो यहाँ पर ये भी जो है, ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट। तो यहाँ पर 1901 की अगर बात करें तो तब से ये सेकंड लार्जेस्ट ये रेनफॉल मई में देखने को मिली है। और आगे यहाँ पर एवरेज मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर, तो वो भी यहाँ पर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ओके, तो ये तकरीबन जो है 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नॉर्मल से ठंडा है। ओके, 1 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ये टेम्परेचर हो जाता है। तो ये कूलेस्ट यहाँ पर लास्ट टाइम कब कब की बात करें, लास्ट टाइम 1977 की बात करें, तब से अब यहाँ पर जो है ये सबसे ठंडा पाया गया है। उस समय यहाँ पर अगर 1977 की बात करें तो यहाँ पर 33.84 के आसपास इसका टेम्परेचर था उस समय गर्मियों में। कूलेस्ट समर सिंस 1901 इन 1917 व्हेन एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर वाज 32.68। तो अभी 1917 की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि तब यहाँ पर इसके आसपास टेम्परेचर था। और आगे बात करें लाइक इन मार्च एंड अप्रैल 2021, जो हीट वेव कंडीशंस थी मई 2021 में, तो ओकेशनल थी, मतलब इतनी हीट वेव्स नहीं चली है। और चली भी हैं तो यहाँ पर बहुत ही छोटे रीजन्स में चली हैं, और यहाँ पर जो पीरियड भी था इनके यहाँ पर हीट वेव चलने का कम ही था। तो ये IMD ये बात कह रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बात कह रहा है।
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत काम करता है, ध्यान रखिएगा। और आगे यहाँ पर नेशनल कैपिटल दिल्ली की बात करें, रिपोर्टेड ए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस इन मोस्ट ऑफ द डेट्स, यहाँ पर मई 2021। मतलब मई महीने में ज़्यादातर दिल्ली में भी टेम्परेचर कम ही यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 40 डिग्री से। तो ये इसी के लिए यहाँ पर बात की जाए। तो यहाँ पर और बात करें, जो आईएमडी यहाँ पर बात कर रहा है कि अभी 2 साइक्लोन्स आकर गुजरे हैं। ओके, तो 2 साइक्लोन्स कौन कौन से? तो पहले तो आया था तौते। ओके, तो ये आया था अरेबियन सी वाले साइड पे, और दूसरा आया था यास, तो ये आया था बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे। ओके, तो यहाँ पर ये भी मई महीने के ही सेकेंड हाफ में यहाँ पर ये बने थे, तो काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी इनकी विंड स्पीड तेज थी। तो यहाँ पर 165 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से इनकी गति थी। तो यहाँ पर भारत के जो नॉर्दर्न पार्ट्स है तो वहाँ पर भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस इसने दिखाया। तो यहाँ पर रेनफॉल आई इनके चलते, तो यहाँ पर ठंडी हवाएं चली राजस्थान में, यूपी में, दिल्ली एनसीआर में, बिहार और झारखंड में। तो यहाँ पर इसी के चलते हीट वेव्स थोड़ी सी कम देखने को मिली, और यह पूरा सिनेरियो ऐसे बन गया कि थोड़ा ठंडा हो गया इस साल का जो समर है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं G7 देश, जो यहाँ पर हाल ही में मीटिंग इनकी चल रही है यूके में। तो ये इन्होंने कहा है कि 1 बिलियन वैक्सीन डोजेज जो है गरीब देशों के ये बांटेंगे। यूके जो है 100 मिलियन डोजेज देगा, और यहाँ पर जो बाइडन है, जो बाइडन, उन्होंने कहा है कि 500 मिलियन डोजेज जो है बांटी जाएगी गरीब देशों को। तो यहाँ पर बात करें कि अभी जस्ट आवर्स आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन वोट टू सुपरचार्ज द बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस विद डोनेशन ऑफ 500 मिलियन पी फाइजर शॉट्स। तो पी फाइजर ये एक कंपनी है, पी फाइजर अमेरिका की, जो पी फाइजर वैक्सीन बनाती है, तो मतलब जो कोरोना की वैक्सीन बना रही है। ओके, जॉनसन भी यहाँ पर वैक्सीन बना रही है, तो ये भी जो है जॉनसन एंड जॉनसन, सॉरी, ये जॉनसन जो है ना, ये अभी वहाँ उनकी बात कर रहे हैं, ब्रिटेन के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री उनकी बात करें, बोरिस जॉनसन की, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ पी फाइजर के शॉट्स ही बांटे जाएंगे यूएस की तरफ से, और जॉनसन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो 100 मिलियन जो सरप्लस वैक्सीन है वो बांटेंगे गरीब देशों में। ओके, तो पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा, बोरिस जॉनसन के द्वारा। और यहाँ पर जॉनसन ने भी कॉल दी है, जो G7 के लीडर्स हैं, कमिटमेंट दिखाएं कि पूरे दुनिया को जो है यहाँ पर वैक्सीनेट करना है बाय द एंड ऑफ 2022। ओके, तो यहाँ पर पूरे ग्रुप ने यहाँ पर प्लेज लिया है कि 1 बिलियन डोजेस यहाँ पर दी जाएगी ड्यूरिंग इट्स 3 डे समिट। तो ये 3 दिन की G7 समिट चली है इनकी, अभी यूके में हो रही है। ओके, और आगे यहाँ पर बात करें, इफ द बेस्ट G7 लीडर्स कैन मैनेज इज टू डोनेट 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस देन दिस समिट विल हैव बीन ए फेलियर। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर बेस्ट जो G7 लीडर्स हैं, तो यहाँ अगर ये मैनेज कर पाते हैं यहाँ पर 1 बिलियन वैक्सीन जो डोजेज उनको यहाँ पर डोनेट करने के लिए, देन दिस समिट विल हैव बीन ए फेलियर, तो उसको फेलियर कहा जा रहा है। ऑक्सफैम हेल्थ पॉलिसी मैनेजर एन्ना मेरिट, तो यहाँ पर ये ऑक्सफैम की जो यहाँ पर पॉलिसी मैनेजर है, हेल्थ पॉलिसी मैनेजर, उनके द्वारा ये बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि एडिंग दैट द वर्ल्ड वुड नीड 11 बिलियन डोजेज टू एंड द पैंडेमिक। तो ये कह रहे हैं कि 1 बिलियन डोजेज से काम नहीं बनेगा, पूरी दुनिया को पैंडेमिक को अगर खत्म करना है तो 11 बिलियन डोजेस की यहाँ पर डिमांड है, इतनी डोजेस चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर 1 बिलियन डोजेस बांट भी देते हैं तब भी ये फेलियर ही होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑक्सफैम ये भी कह रहा है कि यहाँ पर जो G7 लीडर्स हैं, तो यहाँ पर उनको सपोर्ट करना चाहिए वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो देखो, भारत ने यहाँ पर आईपीआर राइट्स को वेव ऑफ करने की यहाँ पर डिमांड की है WTO में। साउथ अफ्रीका ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया है भारत को, लेकिन ये जो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स है ना, तो यूरोपियन यूनियन नहीं मान रहा है कि नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ नहीं करना है, तो कंपनीज की जो रिसर्च है उनको उनका फायदा मिले। ओके, तो वेव ऑफ अगर हो जाता है तो यहाँ पर लाइसेंस मिलेंगे सभी अलग अलग अदारों को, जो जिनके पास फार्मास्यूटिकल यहाँ पर इंडस्ट्री चलाने की कैपेसिटी है, जो वैक्सीन बना सकते हैं, तो वो बनाएंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो जल्दी से वैक्सीनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें जो जिंदगियां हैं, लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन द गुडविल ऑफ रिच नेशंस एंड प्रॉफिट हंग्री फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन। तो ये ऑक्सफैम के द्वारा ये बात की जा रही है। ऑक्सफैम ये क्या चीज़ है? ओके, इसके बारे में आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल सही बात कर रही है कि जिंदगियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेवलपिंग कंट्रीज में लोग रह रहे हैं, तो वो कभी भी यहाँ पर जो है, जिस तरीके से अमीर देश चाहेंगे तो उनके ऊपर, उनकी बातों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि वो गुडविल दिखाएंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। और जो प्रॉफिट हंग्री जो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है, तो उन वो अगर जिस तरीके से काम करेंगे उस तरीके से यहाँ पर बेनिफिट होगा। आगे यहाँ पर बात करें कि ऑफ द 100 मिलियन ब्रिटिश शॉट्स 80 बिलियन विल गो टू द कोवैक्स प्रोग्राम। देखो, ब्रिटेन जो ये 100 मिलियन अपनी डोजेस देगा ना,
डोनेट करेगा गरीब देशों को, उसमें से 80 मिलियन जो डोजेस है वो कोवैक्स प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। तो कोवैक्स ये WHO का प्रोग्राम चल रहा है, गरीब देशों को यहाँ पर फ्री, उनको जो है फ्री वैक्सीन लगनी चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग देशों को कहा जाता है कि आप कोवैक्स प्रोग्राम के तहत अपनी वैक्सीन जो है प्रोवाइड कीजिए। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करें एडिटोरियल नंबर 1 की, तो MSP हाइक डजंट सिग्नल एग्री रिफॉर्म। तो अभी देखो, MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अभी 17 खरीफ क्रॉप्स के लिए MSP बढ़ाया है भारत सरकार ने। ओके, तो खरीफ क्रॉप्स, अभी देखो ये मानसून का सीजन आ गया, तो ये खरीफ की फसलें यहाँ पर अभी बोई जाएंगी। तो ये 17 खरीफ क्रॉप्स के ऊपर MSP बढ़ाया है भारत सरकार ने। तो इसमें पैडी है, बहुत सारी यहाँ पर जो है फसलें आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे गिनती की फसलों का नाम यहाँ पर सुझाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं पैडी के बारे में, फिर कॉरस सीड जो मोटा अनाज होता है, उसके बाद मेस, मक्की, कॉटन हो गया, असॉर्टेड पल्सेस जो दालें वगैरह होगी। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है। और यहाँ पर जो पैडी प्राइस, जो चावल है, तो इसके प्राइस जो यहाँ पर अप हुए, तो यहाँ पर 53 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से इसका यहाँ पर दाम बढ़ाया गया है। तो ये पहले 1800 रुपये के आसपास पर क्विंटल इसका दाम था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ओके, तो यहाँ पर अभी जो है ना 1920 के आसपास, मतलब इसके आसपास यहाँ पर दाम बना है इसका पर क्विंटल के हिसाब से। और यहाँ पर ये भी चाह रहे हैं कि फार्मर जो है ना, to ensure that farmers get 50% over and above the estimated all India weighted average cost of cultivation। तो भारत सरकार यहाँ पर ये भी चाह रही है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जितना भी यहाँ पर कल्टीवेशन, उस चीज़ को उगाने का खर्चा आता है ना, तो उससे ज़्यादा ही यहाँ पर 50% से ऊपर ही यहाँ पर जो है बेनिफिट, प्रॉफिट जो है यहाँ पर मिले किसानों को, ये एस्टिमेशन है। और यहाँ पर दो वेराइटीज़ की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स ग्रेन एंड टू काइंड्स ऑफ पल्सेस। दो यहाँ पर वेराइटीज पल्सेस की बात कर रहे हैं। हैव बीन गिवन ए हायर रेट ऑफ रिटर्न ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये देखो, कुछ वेराइटीज यहाँ पर मोटे अनाज की हैं, कुछ यहाँ पर दालों की हैं, जो मतलब कि खर्चा आपका कम आएगा इनको यहाँ पर बोने में, और यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा। जहाँ पर खर्चा कम है ना, वहाँ पर ऑटोमेटिकली रिटर्न ज़्यादा है। और ये डिपेंड करता है डिमांड कितनी है उस चीज़ की। दालों की डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पा रही है। ओके, तो जिसके चलते दाम बढ़ जाते हैं। ओके, तो आगे बात करें इन अटेम्प्ट एट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहने का मतलब है कि बदल बदल कर यहाँ पर लगाइए अपने फसलें अपनी ज़मीन पे। बहुत अलग अलग पैटर्न चल रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके के पैटर्न भी, अगर आप किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ टाइप में हो, उसके साथ टाइप करके अपने खेतों में आप अनाज लगा रहे हो, तो आपको बताते हैं वो कि कैसे वो गन्ना अगर लगाओगे तो उसके साथ जो है आप जो चने हैं तो उसकी खेती भी कर सकते हो। ठीक है, उस तरीके से मतलब प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो आप अपनी, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। कंसिडरिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ इन इट्स स्टॉक ओवर 100 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट एंड राइस एवर आफ्टर इवन आफ्टर मंथ्स ऑफ सप्लाइंग सम फ्री फूड टू 80 करोड़ पीपल। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट के पास स्टॉक में 100 मिलियन टन यहाँ पर चावल और गेहूं हो। हालांकि अभी बहुत बड़े पैमाने पर फ्री फूड सप्लाई भी किया गया, तो वो भी ये जो FCI के गोदाम है, तो वहीं से ये अनाज उठा उठा कर दिया जा रहा है गरीब लोगों को। तो 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर अभी ये दिया जा रहा है। तो जैसे हमने अभी सबसे पहले बात की थी कि जो फ्री फूड डिलीवरी यहाँ पर जो प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी कितना खर्चा भारत सरकार का आ रहा है, 1 लाख करोड़ तो यहाँ पर पैसा खर्चा हो रहा है। इन लाइट ऑफ इकोनॉमिक रिवर्सल्स क्रिएटेड बाय द पैंडेमिक। तो अभी एक पैंडेमिक के चलते जॉब्स नहीं है लोगों के पास, तो जॉब्स नहीं है, इनकम नहीं है, तो फिर खाना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फ्री फूड दिया जा रहा है। तो आगे यहाँ पर बात करें, द नीड वाज टू स्लैश और एट लीस्ट फ्रीज द MSP फॉर राइस। तो यहाँ पर ज़रूरत ये थी कि जो MSP जो है ना राइस के लिए, उसको यहाँ पर फ्रीज कर दिया जाए, एक ही यहाँ पर रखा जाए, ज़्यादा इसको चेंज नहीं किया जाता। कंट्री नो लॉन्गर नीड्स टू प्रोड्यूस मोर सीरियल्स। यहाँ पर कंट्री यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर कि और यहाँ पर जो अनाज है, मोटा अनाज जो है, उसको उसको बुआई हम की जाए, उसकी प्रोडक्शन और बढ़ाई जाए। ओके, तो यहाँ पर एक फ्रीज मतलब MSP प्राइस रखना चाह रहे हैं राइस के लिए, खासतौर यहाँ पर राइस की बात कर रहे हैं सर। और आगे बात कर रहे हैं, बट सच इकोनॉमिक सेंस कॉन्फ्लिक्ट्स विद द कंपल्शन ऑफ पॉलिटिक्स with farmers already agitating attempts at rationalizing of the procurement policy. The attempt to crop diversification moves in the right direction, but crop diversification will not be achieved solely by announcing higher support prices। तो यहाँ पर बात करें कि अभी इकोनॉमिकली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सरकारों के बीच में, किसानों के बीच में। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है, तो यहाँ पर कंपल्शन हो जाती है, जो भी सत्ता में आता है, खासतौर पर अगर कोई फार्मिंग स्टेट है, मतलब एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो वहां पर तो पॉलिटिक्स ही ज़्यादातर प्रभावी रहती है। जो फार्मर्स के
फेवर में यहाँ पर पॉलिटिक्स करके उनको फेवर दे गया तो वही सत्ता में आ जाता है। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं भारत की, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर वही बात करें, फार्मर फार्मर जो है अभी दिल्ली में एजिटेट कर रहे हैं कि जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के खिलाफ यहाँ पर हो रहा है कि जैसे वहाँ पर इस तरीके से पॉलिसी बनाएगी कि मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन डर का भाव ये है कि एमएसपी छीन लिया जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एमएसपी के ऊपर प्रॉपर कानून बनाया जाए कि एमएसपी मिलेगा ही मिलेगा। ओके, लेकिन ऐसा कभी भी ऐसा कानून कोई था ही नहीं कि एमएसपी मतलब किसी कानून के तहत दिया जाए। ओके, तो सरकार उस बात पे अड़ी हुई है। तो आगे बात करें, द अटेम्प्ट एट द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मूव्स इन द राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, जो अटेम्प्ट यहाँ पर किया जा रहा है तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर हम एमएसपी सपोर्ट प्राइसेस यहाँ पर हाई कर दें तो उससे हम कहें कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, लोग चावल को छोड़कर कोई और यहाँ पर खेती करनी शुरू कर देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है अगर यहाँ पर एमएसपी बढ़ाते जाओगे तो इसलिए ऑथर यहाँ पर चाह रहे हैं कि या तो कम कर दो एमएसपी, तो यहाँ पर जो है वहीं पर फ्रीज कर दो कि इससे ऊपर एमएसपी नहीं जाएगा राइस के मामले में। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे एरियाज में भी ये राइस की कल्टीवेशन की जा रही है भारत में जहाँ पर क्लाइमेट इजाजत नहीं देता है इस फसल की यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए। तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर को बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है और नुकसान हो रहा है ग्राउंड वाटर का। तो इसी के चलते यहाँ पर राइस के क्षेत्र में यहाँ पर बात करें कि एमएसपी को या तो स्लैश कर दो, कम कर दो, यहाँ पर एक जगह फिक्स कर दो। और अगर आप प्राइस हाई कर देते हो एमएसपी के तहत तो यहाँ पर अगर कहो कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हासिल कर सकते हो तो नहीं कर पाओगे। और आगे यहाँ पर बात करें, सपोर्ट प्राइसेस जो है वो मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं बनता है विदाउट एक्टिव प्रोक्योरमेंट एट द सपोर्ट प्राइस। तो अगर सही पैमाने पर प्रोक्योरमेंट आप कर नहीं पा रहे हो सपोर्ट प्राइस के ऊपर तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस किया हुआ है सपोर्ट प्राइसेस फॉर अराउंड 2 डजन क्रॉप्स। 2 डजन के आसपास 24 फसलें हैं जिसके रिगार्डिंग एमएसपी सरकार अनाउंस करती है, लेकिन मिलता बहुत कम ही क्रॉप्स को है। ओके, द एक्टिव प्रोक्योरमेंट इज लिमिटेड टू ए हैंडफुल ऑफ क्रॉप्स। वही बात कर रहे हैं कि जो प्रोक्योरमेंट होती है ना, जो खरीद होती है, तो वो गिनी चुनी फसलों की ही होती है एमएसपी के ऊपर। तो वैसे लिखने के ऊपर लिखा होता है 24 फसलों के ऊपर एमएसपी है, लेकिन सबके ऊपर एमएसपी नहीं मिलता है। भारत में खरीद नहीं होती है एमएसपी के ऊपर। तो यहाँ पर पैडी चावल की बात करें, वीट की बात करें, इसकी प्रोक्योरमेंट की बात करें तो यहाँ पर कुछ रीजन्स में यहाँ पर कंसंट्रेटेड यहाँ पर बात करें कि पाए जाते हैं ज़्यादातर। जैसे यहाँ पर बिहार की बात करें और यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर प्रैक्टिकली आउटसाइड द एम्बिट ऑफ ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट। तो जो अभी एमएसपी के तहत बिहार और जो वेस्ट बंगाल है ना, तो यहाँ पर एमएसपी के तहत प्रोक्योरमेंट नहीं होती है चावल की और यहाँ पर गेहूं की। ओके, तो ये कुछ रीजन ऐसे भी हैं भारत के। और नॉर इज प्रोक्योरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हायर सपोर्ट प्राइस सफिशिएंट टू द अचीव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो ज़्यादा जो यहाँ पर सपोर्ट प्राइस मिले इन ऐसे रीजन्स में, बिहार और बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी नहीं हो रही है यहाँ पर सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर। जो दाम किसान वहाँ के जाते हैं वो दाम उनको नहीं मिलता है, तो ये सफिशिएंट यहाँ पर नहीं है। हायर सपोर्ट प्राइस सफिशिएंट टू अचीव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो ऐसी अगर प्रोक्योरमेंट करोगे जहाँ पर हायर सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी। देयर मस्ट बी सस्टेन रिसर्च in crop development, field level extension to deliver technical advice, and education on agronomic prospects of farmers, choice and encouragement of farmers to take lead। तो यहाँ पर आखिर में यही बात कर रहे हैं कि अच्छी रिसर्च यहाँ पर क्रॉप डेवलपमेंट में हो, अवेयरनेस यहाँ पर फैले, यहाँ पर टेक्निकल एडवाइस जो है, सलाह जो है वो फार्मर्स तक पहुंचे, एजुकेट करें हम उनको किस तरीके से खेती बाड़ी में डाइवर्सिफिकेशन की जा सकती है। मतलब सिर्फ राइस के ऊपर ही हम डिपेंडेंट ना रहे, इसके अलावा और भी फसलें हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाए और उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पर सपोर्ट प्राइस दे भारत सरकार। यहाँ पर एनकरेज किया जाए फार्मर्स को कि आप जो है आगे बढ़े सही डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं, दूसरा आर्टिकल है ये। तो बात कर रहे हैं एसी जस्ट गॉट ए लॉट कूलर, इनोवेटर्स आर ब्रिंगिंग मोर एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल एयर कंडीशनिंग विद लेस एमिशंस। तो और यहाँ पर काम किया जा रहा है इनोवेटर्स के द्वारा कि अफोर्डेबल एयर कंडीशनिंग अवेलेबल हो, यहाँ पर एमिशंस भी कम हो। तो देखो एयर कंडीशनिंग की जब बात आती है तो यहाँ पर भी एमिशंस होते हैं। ओके, तो इसके चलते भी यहाँ पर हीट वेव्स निकलती हैं बाहर और टेम्परेचर राइज होता है बाहर का ओवरऑल, क्योंकि पूरी दुनिया अभी जो है एसीज के ऊपर ही डिपेंड होनी शुरू हो गई जब भी गर्मियों का मौसम आता है। तो वही बात करें कि अगर हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ओके, तो ये जरूरी है, दिस मस्ट बी द डिकेड ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर एक्शन लेना ही होगा, ये दशक ऐसा ही है। काम नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो साइंस की बात करें, साइंस इज क्लियर,
वी मस्ट एक्ट फास्ट टू कट emissions if the world is to avoid the worst effects of climate change. दुनिया अगर यहाँ पर जो बुरे इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज डालेगा फ्यूचर में उससे बचना चाह रही है तो काम करना पड़ेगा, एमिशंस को कम करना पड़ेगा। टू मीट द चैलेंज वी नीड ट्रांसफॉर्मेटिव ब्रेक थ्रू इनोवेशंस दैट कैन स्केल रैपिडली। तो स्केल रैपिडली तो कहने का मतलब हमें समय के हिसाब से इस चैलेंज के साथ मुकाबला करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेटिव और यहाँ पर अच्छी यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दे। मतलब जैसे अभी एसीज की ज़रूरत है, जैसे अभी आप व्हीकल्स चलाते हो तो यहाँ पर डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी अगर हम यहाँ पर ईवी व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के ईवी व्हीकल्स। तो इसकी मार्केट डेवलप होने में भी अभी समय लगेगा। जब बैटरी बहुत बढ़िया बनेगी कि मतलब एक बार चार्ज करने में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर किलोमीटर तय करे, तब यहाँ पर अच्छी मार्केट डेवलप होगी ईवी की भी। तो वही बिल्कुल वैसे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आनी है। और आगे बात कर रहे हैं, नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर अ न्यू ब्रेक थ्रू। तो नया ब्रेक थ्रू यहाँ पर लाने का समय आ गया है। तो इन द वे वी कूल आवर बिल्डिंग्स। ओके, तो यहाँ पर अभी एसीज की बात करें, जिस तरीके से हम अपनी बिल्डिंग्स को ठंडा करते हैं। ऑल थ्रू एयर कंडीशनिंग हैज इम्प्रूव्ड वेल बीइंग एंड प्रोडक्टिविटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी हैज लॉन्ग बीन स्टक इन ए साइकिल ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज। ओके, तो यहाँ पर उभरता हुआ एक बदलाव यहाँ पर उसी के साइकिल में यहाँ पर स्टक होकर ये रह गई है। ये जो टेक्नोलॉजी है एयर कंडीशनिंग की, तो एयर कंडीशनिंग जो है अभी लगातार, अगर हम अपनी वेलबींग की बात करें तो उसमें तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आई है, उसकी प्रोडक्टिविटी में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आई है दुनिया के अलग अलग कोनों में। लेकिन यहाँ पर एक ही जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो यहाँ पर साइकिल है ना, उसी में यहाँ पर जो स्ट्रक होकर रह गए। तो यहाँ पर चेंज, बदलाव यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर ग्लोबल कूलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करो। तो यहाँ पर ग्लोबल कूलिंग प्राइस, तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रूव दैट एयर कंडीशनिंग इज प्राइम्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट इज कैन बी सुपर एफिशिएंट, क्लाइमेट फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल। तो एयर कंडीशनिंग जो है ना, तो इसको मतलब ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर और बढ़िया एफिशिएंट इसको बनाया जा सकता है, क्लाइमेट फ्रेंडली बनाया जा सकता है, अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। अभी अभी भी एयर कंडीशनिंग अफोर्डेबल नहीं है। ओके, तो क्लाइमेट फ्रेंडली भी नहीं है। हीट वेव्स, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एग्जॉस्टर जो होता है हीट वेव्स निकालता है बाहर। और अफोर्डेबल मतलब खर्चा ज़्यादा आता है, अगर कोई एसी लगवाना चाह रहा है तो उसके अलावा अगर लगा भी लिया तो बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, तो वो चीज़ यहाँ पर बात करेंगे। अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए, तो सबके लिए हो उसी के ऊपर यहाँ पर काम किया जाए। तो यहाँ पर एक 2018 की रिसर्च की बात करें, सर्चेस एट रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। ओके, तो यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स थे इन कोलोराडो, तो उन्होंने यहाँ पर इनोवेशन, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया लॉफ्टी इनोवेशन टारगेट्स फॉर द ग्लोबल कूलिंग प्राइस। तो यहाँ पर कुछ टारगेट्स इन्होंने खुद के रखे कि कैसे जो है ग्लोबल कूलिंग प्राइस के तहत यहाँ पर ना काम करे, कि कूलिंग जो है ना उसके ऊपर कैसे काम करे, ठंडा कैसे करे। स्टार्टिंग विद एन 80% रिडक्शन इन द क्लाइमेट इम्पैक्ट कंपेयर टू टुडेस टिपिकल एयर कंडीशनिंग यूनिट। तो यहाँ पर शुरुआत इन्होंने की रिसर्चर्स ने यहाँ पर क्लाइमेट इम्पैक्ट के ऊपर, मतलब 80% जो यहाँ पर आज के जो एसी इम्पैक्ट डालते हैं ना, तो यहाँ पर 80% रिडक्शन यहाँ पर की जाएगी। ओके, तो अगर कंपेयर करें जो आज के एयर कंडीशनिंग यूनिट्स काम करते हैं, क्लाइमेट के ऊपर वो इम्पैक्ट डालते हैं। और यहाँ पर बात करें इस प्राइस के तहत, यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी जो क्राइटेरिया उसको भी यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया फॉर एन एसी टेक्नोलॉजी along with boundary conditions on its use of water, power, materials and refrigerants. At the time, many thought it was unrealistic to pursue such a step change in performance. तो यहाँ पर यहाँ पर ग्लोबल कूलिंग प्राइस के तहत बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्राइटेरिया भी बनाया गया कि यहाँ पर एसी टेक्नोलॉजी को हर कोई अफोर्ड कर पाए। ओके, तो यहाँ पर जो अलग अलग कंडीशंस है, किस तरीके से जो है पानी का यूज़ हो, पावर का यूज़ हो, मटेरियल्स का यूज़ हो, रेफ्रिजरेंट का यूज़ हो, तो ये सब चीज़ें आपको एक एसी यूनिट में मिलता है। ओके, तो पानी भी वहाँ से निकलता है। ओके, पावर कंजप्शन होती है, मटेरियल्स यहाँ पर अलग अलग लगते हैं, जैसे कॉपर सबसे महंगा धातु है। ओके, जो यहाँ पर लगता है। और रेफ्रिजरेंट जो कूलिंग फ्लूइड होता है, तो यहाँ पर वो भी महंगा होता है। ओके, अगर वो नहीं होगा तब भी कूलिंग नहीं होगी। तो ये सभी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एक एसी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर अफोर्डेबल क्राइटेरिया बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है इनके द्वारा। तो एट द टाइम मैनी थॉट इट वाज अनरियलिस्टिक टू परस्यू। तो यहाँ पर एक समय था जब यहाँ पर लोग कहते थे कि मतलब ये सच नहीं, ऐसी चीज़ें हो सकती कि आप अफोर्डेबल कर दो इन सब चीज़ों को और यहाँ पर परफॉर्म में जो इसमें कुछ बदलाव लाया जाए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 2.5 ईयर लेटर, 2.5 साल बाद की यहाँ पर बात करें, लीडिंग कॉम्पिटिटर्स फॉर द प्राइस हैव नाउ रीच्ड एंड एक्सीडेड दीज सीमिंगली इम्पॉसिबल टारगेट्स। तो यहाँ पर जो ये इम्पॉसिबल टारगेट्स थे यहाँ पर सभी एरियाज में, वाटर, पावर, मटेरियल और रेफ्रिजरेंट के एरियाज, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं। इम्पॉसिबल टारगेट को मतलब पॉसिबल यहाँ पर किया गया है। 2.5 साल के बाद यहाँ पर बात करें जो कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर। इनफैक्ट नॉट वन बट 2 फाइनलिस्ट सक्सीडेड इन डेवलपिंग इनोवेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर
दो फाइनलिस्ट की बात कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर इनोवेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप यहाँ पर किया है अच्छे खासे तरीके से, और यहाँ पर जो इस ग्लोबल कूलिंग प्राइस का जो क्राइटेरिया ना उसको यहाँ पर मेट किया है। जो ये ग्लोबल कूलिंग प्राइस जो बातें कहता है इसके अंतर्गत यहाँ पर काम किया है। तो यहाँ पर बात करें फ्रॉम टीम डेकन विद पार्टनर निकन सेकी एंड अनदर फ्रॉम ग्री इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ जूहे विद पार्टनर तिनसुगुआ यूनिवर्सिटी चाइना। तो ये दो यहाँ पर टीम्स हैं। डेकन जो है ये भी एसी बनाती है, ओके, एयर कंडीशन यहाँ पर बनाती है ये भी। तो इसका यहाँ पर पार्टनर निकेन सेकी है, और दूसरा यहाँ पर जो है ग्री इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो ये भी जो है एसीज बनाते हैं, ओके। और इनके यहाँ पर पार्टनर है सिंगुआ यहाँ पर यूनिवर्सिटी है चाइना में, ओके। तो ये दो है जो कि ग्लोबल कूलिंग प्राइस के तहत जो उनका क्राइटेरिया है कि ठंडा करना है, वातावरण ठंडा रहना चाहिए लेकिन उसका क्लाइमेट के ऊपर कुछ यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो अभी उसी के यहाँ पर क्राइटेरिया को ये मेट कर रहे हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करें ये जो विनिंग टीम्स हैं जिन दोनों टीम्स की जिसकी हमने अभी बात की है, तो यहाँ पर इन्होंने साबित किया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है एसीज के द्वारा, तो यहाँ पर 75%, तो यहाँ पर जो है रिडक्शन यहाँ पर जो है की गई है। तो ये बात की जा रही है विनिंग टीम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय 75%, तो कम होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो इनके द्वारा एसीज बनाए गए हैं। तो अगर इनको कंपेयर करें जो यहाँ पर स्टैंडर्ड एसी प्रोडक्ट्स आपके जो घरों में लगे होते हैं जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करते हैं उसके मुकाबले में 75% कम यहाँ पर ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये भी चीज यहाँ पर शो अप की गई है कि जो एसी टेक्नोलॉजीज है, ओके, कैन रन ऑन न्यू रेफ्रिजरेंट्स, यहाँ पर नए रेफ्रिजरेंट भी बनाए गए, तो यहाँ पर उसके तहत भी एसी टेक्नोलॉजीज काम कर सकती हैं। और ये जो नए रेफ्रिजरेंट है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली है। अगर हम कंपेयर करें जो अभी के रेफ्रिजरेंट एसीज में जो यहाँ पर कूलिंग गैस होती है जिसको आप गैस बोलते हो, रेफ्रिजरेंट बोलते हो उसको, तो यहाँ पर जो वो अभी के जो यूज होते हैं ना यहाँ पर वो क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा पैदा होती हैं, ओके। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो इम्पैक्ट करते हैं क्लाइमेट के ऊपर, लेकिन नए रेफ्रिजरेंट यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर क्लाइमेट फ्रेंडली है, ओके। और यहाँ पर जो रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है तो वही बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट इम्पैक्ट जो रिडक्शन है ना तो वो देखने को मिल रही है यहाँ पर जो दोनों टीम्स के द्वारा जो सोल्यूशंस बताए गए हैं उसके तहत। और यहाँ पर ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है, कंफर्टेबिलिटी अगर बात करें तो 80% यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है कि दे डेमोन्स्ट्रेटेड देयर सॉल्यूशंस वर्क इन रियल वर्ल्ड बाय टेस्टिंग देम इन एक्चुअल अपार्टमेंट बिल्डिंग। तो यहाँ पर इनके एसीज जो है बिल्डिंग्स में लगाकर भी टेस्ट किए गए हैं, तो यहाँ पर वहां पर भी अच्छे तरीके से वो मतलब उन्होंने अपनी डेमोन्स्ट्रेशन दी है। अच्छा सोल्यूशन यहाँ पर जो है रियल वर्क के हिसाब से उन्होंने दिया है कि अच्छे से काम कर रहे हैं। और आगे बात करें व्हेन दीस एनर्जी सेविंग एसी टेक्नोलॉजीज आर कमर्शियलाइज्ड, जब बाजार में इसको उतारा जाएगा इन टेक्नोलॉजीज को, दे विल कट द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बाय मोर देन हाफ। तो यहाँ पर इसका जो कुल खर्चा है, ठीक है, तो यहाँ पर वो भी जो है हाफ से ज्यादा यहाँ पर कम हो सकता है। जो इसका ऑनरशिप कॉस्ट यहाँ पर अगर उसकी बात करें, कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप की अगर बात करें तो सो दिस विल सेव मनी फॉर कंज्यूमर्स एंड दैट अपग्रेड टू द न्यू टेक्नोलॉजीज, ओके। तो यहाँ पर नए जो कंज्यूमर्स होंगे पैसा बचेगा, और यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के साथ भी कंज्यूमर जो है अपग्रेड हो जाएंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। एंड मेक एयर कंडीशनिंग कॉस्ट इफेक्टिव फॉर मैनी मोर पीपल, ओके। तो मतलब आम जो लोग हैं ना, जो नहीं गरीब लोग अफोर्ड कर पाते एसी को, क्यों नहीं अफोर्ड कर पाते, क्योंकि पहली बात तो महंगा है, अगर ले भी लिया फिर बिजली का बिल कैसे देना है, तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है। तो अभी मतलब मिल सकता है कॉस्ट इफेक्टिव अगर होगा तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं अभी इसको खरीद पाएंगे पूरी दुनिया में, ओके, जो अभी इस समय में यहाँ पर जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और आगे बात करें हैं असाइड फ्रॉम टेक्निकल अचीवमेंट इटसेल्फ, अगर टेक्निकल अचीवमेंट को एक साइड पे भी रखें, what is exciting is that the winning teams represent some of the largest AC manufacturers of the in the world। तो जैसे मैंने डेकन की बात की, दूसरी कंपनी की बात करी, तो ये बड़े ग्रुप हैं जो यहाँ पर एसी मैन्युफैक्चर करते रहे हैं पूरी दुनिया में। और लार्ज बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स हैव द रिसोर्सेज एंड नो हो टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इनोवेशन। तो यहाँ पर जो बड़े बिजनेस है उनको पता है, इंडस्ट्री प्लेयर्स को पता है, उनके पास रिसोर्सेज हैं क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पर उनको एक्सपीरियंस है बनाने का एसी, तो अच्छा खासा रिसोर्सेज भी उनके पास है। पता है कि यहाँ पर किस तरीके से जो है इनोवेशन का जो दरवाजा उसको और खोलना है और आगे बढ़ना है, और क्लाइमेट क्राइसिस को कैसे सॉल्व करना है। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन बॉग्ड डाउन इन रिस्क अवर्जन, ब्यूरोक्रेसी एंड शॉर्ट साइकिल इनोवेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है इसके दायरे के अंतर्गत भी यहाँ पर ये काम करती है, रिस्क लेकर काम करती है, इन्वेस्टमेंट करती है खुद की, ओके। तो शॉर्ट साइकिल इनोवेशन यहाँ पर इनका होता है।
फिर भी यहाँ पर ये काम कर रही है, पैसा लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और आगे बात करें, सो आई अपलॉड द वे एसी मैन्युफैक्चरर्स टुक अप द चैलेंज ऑफ द ग्लोबल कूलिंग प्राइस। तो यहाँ पर ग्लोबल कूलिंग प्राइस का चैलेंज यहाँ पर लिया गया। ये जो ग्लोबल कूलिंग प्राइस है, ये कहाँ से, कौन से देश से ये शुरू हुआ है? ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें, खुद रिसर्च करें ग्लोबल कूलिंग प्राइस के बारे में। ओके, तो खुद रिसर्च करोगे तो ज़्यादा जल्दी याद रहेगा आपको। ओके, तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि मैं यहाँ पर जो है तालियों के साथ स्वागत करता हूँ, मतलब वेलकम करता हूँ। जिस तरीके से एसी मैन्युफैक्चरर जो है, इन्होंने यहाँ पर चैलेंज लिया है ग्लोबल कूलिंग प्राइस का, विद सेवरल इंडस्ट्री प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन प्राइस और सपोर्टिंग इनोवेटर्स टू कम्पीट। तो बहुत सारे यहाँ पर इनोवेटर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन फाइनलिस्ट यहाँ पर 2 ही बन पाए। तो सबको यहाँ पर बधाई दी जा रही है। और यहाँ पर बात करें, नंबर ऑफ एसी मैन्युफैक्चरर्स have taken the next bold step by committing to bring super efficient climate friendly ACs to market by 2025। तो यहाँ पर बहुत सारे एसी मैन्युफैक्चरर जिन्होंने यहाँ पर कमिटमेंट दिखाई है, सुपर एफिशिएंट और क्लाइमेट फ्रेंडली एसी जो है 2025 तक जो है इसको मार्केट में उतार दिया जाएगा। ओके, एंड एज ए पार्ट ऑफ यूएन रेस टू जीरो ब्रेक थ्रू चैलेंज, ध्यान रखिएगा इसका। ओके, यूएन रेस टू जीरो ब्रेक थ्रू चैलेंज, नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल डूइंग बिजनेस बाय डूइंग गुड। हम अभी कह सकते हैं कि बिजनेस जो है अभी सही काम के लिए बिजनेस आगे बढ़ रहा है, सही काम किया जा रहा है अभी। सो विद इंडस्ट्री ऑन बोर्ड, इट्स टाइम फॉर सम इनोवेशन ऑन द पॉलिसी फ्रंट बट एनेक्टिंग एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। Okay, by enacting efficiency standards that reflect the proven potential for technological advancement, policy makers can help catalyze the successful scaling of advanced ACs। तो यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहे हैं, ओके, तो अभी वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैटलाइज की तरह, मतलब ना कैटलिस्ट की तरह, मतलब इनका जो एफर्ट्स है इनको और बड़े पैमाने पर जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो एडवांस्ड एसी जो है वो पूरी मार्केट में पहुंचे सक्सेसफुली, यहाँ पर उनका दायरा बढ़े यहाँ पर पूरी दुनिया में। ओके, तो यहाँ पर जो इनकी जो इनोवेशन है तो वो आगे आए। तो पॉलिसी जो है ना, वो बहुत, नीति जो है सरकारों की वो बहुत अहम रहती है इन सब चीज़ों में। मतलब ऐसी नीति मत बना दे कि टैक्सेस ही इतने ज़्यादा लगा दे कि खर्चा फिर वहीं पर आ जाए। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ओके, और जो एफिशिएंसी जो स्टैंडर्ड जब एनेक्ट करेंगे ना, उसमें सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि कंज्यूमर के पास गलत चीज़ ना पहुंच जाए। तो सरकार ये भी देखे, पॉलिसी मेकर्स ये भी देखें कि चीज़ बढ़िया है भी या नहीं है। ओके, तो पहले इसका पूरा टेस्ट भी करें। और आगे बात करें कि मैनी कंट्रीज ऑलरेडी हैव एसी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। तो बहुत सारे देशों के ऑलरेडी यहाँ पर एसी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी उन्होंने बनाए हुए हैं कि एसी के रिगार्डिंग क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। तो हर कंट्री यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके चलती है। अगर उसके हिसाब से सही उत्तर दे तो उनको अलाउ किया जाता है कि मार्केट में बेचो आप अपनी चीज़। बट दे टिपिकली फोकस ऑन ब्रिंगिंग अप द परफॉर्मेंस ऑफ वर्स्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर वो फोकस कर रही है कि ज़्यादातर जो वर्स्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स है ना, तो यहाँ पर उनको ऊपर जो है लेकर आया जाए, rather than ड्राइविंग द अडॉप्शन एंड एडवांसमेंट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। यहाँ पर जो बेस्ट परफॉर्मर्स है उनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है इन देशों के द्वारा। चाहे वर्स्ट परफॉर्मर्स यहाँ पर हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको यहाँ पर जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। ओके, मतलब क्यों? क्योंकि सरकार जो है ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को देखती है, तो वो देखती है कि मतलब कारोबार बढ़ना चाहिए, कारोबार गिरना नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है तो वो तो चलती रहेगी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जो नई एडॉप्शन होती है उसके ऊपर थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया जाता है सरकारों के द्वारा। सरकार यहाँ पर जीडीपी के ऊपर देखती है कि जीडीपी नहीं गिरनी चाहिए। ओके, जीडीपी तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इसी तरीके से ओवरऑल सिनेरियो थिंकिंग जो है पॉलिसी मेकर्स की पूरे देश के रिगार्डिंग, देश की इकोनॉमी के रिगार्डिंग यही होती है कि प्रोडक्शन बढ़े। ओके, और इसके अलावा आगे बात करें कि एसी यूनिट्स जो है विद मीडियोकर परफॉर्मेंस डोमिनेट द मार्केट, while consumers often perceive high efficiency models as unaffordable premium products despite their energy savings over a long run। तो यहाँ पर रिजल्ट के तौर पर बात कर रहे हैं कि जब ऐसा होता है, सरकारें ऐसा करती हैं, नई जो टेक्नोलॉजी होती है उसको यहाँ पर अडॉप्शन में थोड़ी दूरी दिखाती हैं, जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको थोड़ा सा पीछे रखती हैं, और जो यहाँ पर वर्स्ट इफेक्ट, जहाँ पर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आगे ऊपर लेकर जाती है। तो रिजल्ट के तौर पर यहाँ पर जो एसी यूनिट्स की बात करें, जो यहाँ पर उनकी मीडियोकर परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर उनका डोमिनेशन बन जाता है मार्केट में। मतलब वही लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दूसरा खरीद रहा है तो मैं भी उसी को खरीदूंगा। यहाँ पर कंज्यूमर जो है ना, तो वो चाहते हैं कि हमें यहाँ पर हाई एफिशिएंसी मॉडल मिले। ओके, तो यहाँ पर एज अनअफोर्डेबल प्रीमियम प्रोडक्ट, तो यहाँ पर लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं होता। ओके, तो हालांकि एनर्जी सेविंग्स उनकी काफ़ी बढ़िया होती हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग रन में अगर बात करें, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं, एसी ऐसे भी मार्केट में है, मतलब थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा खरीदने में, लेकिन जब एक बार लग जाएगा तो एनर्जी वो जो है कम कंज्यूम करेंगे। लेकिन जो सस्ती चीज़ मिलती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा। ओके, सरकार की बात भी यहाँ पर कर दी है।
और जापान के रिगार्डिंग बात करें, जापान हैज फॉलोड द डिफरेंट पाथ, तो थोड़ा अलग रास्ता लेकर जापान यहाँ पर चल रहा है विद हाईली एनकरेजिंग रिजल्ट। तो अच्छे रिजल्ट भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जापान की बात कर रहे हैं, जापान रेस टू द टॉप अप्रोच, रेस टू द टॉप अप्रोच, ये ध्यान रखिएगा, सेट्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो भी किसी भी सेक्टर के रिगार्डिंग बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी होगी ना, तो यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर जो है या उसको फोकस किया जाता है, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये नहीं देखा जाता कि यहाँ पर सबसे वर्स्ट यहाँ पर टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो उसको एक साइडलाइन पहले ही कर दिया जाता है। तो ये रास्ता जापान जो है अख्तियार करके चलता है, रेस टू द टॉप अप्रोच। जो सबसे बढ़िया है उसको रखो, दूसरे को एक साइड पे कर दो। और दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो पॉलिसी मेकर्स गिव मैन्युफैक्चरर्स ए फ्यू इयर्स टू कैच अप द मोस्ट एफिशिएंट यूनिट्स ऑन द मार्केट। ओके, तो यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं तो उनको भी यहाँ पर कुछ सालों का समय यहाँ पर देना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को, कि यहाँ पर मार्केट में अपना जो है प्रोडक्ट को अच्छे से वो एफिशिएंट, जो मोस्ट एफिशिएंट यूनिट्स हैं उनको मार्केट में भेजें। तो मार्केट बढ़ाएं अपनी धीरे धीरे नए प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। देन रेज द टारगेट अगेन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू फ्रंट रनर, सॉरी। तो कहने का मतलब, जो एक बार मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, धीरे धीरे जब डोमिनेंस बनेगा, आगे बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पर नया टारगेट जो है वो बनाते जाए, नया टारगेट रेस करते जाए, अगर अच्छी परफॉर्मेंस आपका जो एसी है, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में दे रहा है तो। और आगे बात कर रहे हैं द कॉस्ट कंप्रेसर। तो रिजल्ट क्या है, ओवरऑल अभी रिजल्ट की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है ए नियर डबलिंग ऑफ एसी एफिशिएंसी इवन एज प्राइसेस फेल। तो जापान एग्जांपल शो हाउ रेजिंग द बार फॉर द प्रोडक्ट एफिशिएंसी कैन स्पार्क विगरस कंपटीशन। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करके काम चलेगा तो कैसे यहाँ पर जो ना एक तरीके की चिंगारी लग जाएगी कंपटीशन में। ओके, तो यहाँ पर अगर कंपटीशन में चिंगारी लगेगी ना, तो यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी कंज्यूमर्स के लिए। तो हर एक कंपनी आएगी यहाँ पर कि मैं बढ़िया परफॉर्मेंस दूं और बढ़िया प्रोडक्ट जो है लॉन्च करूं मार्केट में। जब बढ़िया प्रोडक्ट आ जाता है तो कंज्यूमर्स का बिहेवियर इस तरीके से बन चुका है जापान में कि बढ़िया प्रोडक्ट के ऊपर वो फोकस करते हैं। तो सरकार भी उसी तरीके से अप्रोच लगाकर चल रही है। ओके, टॉप टू द रेस अप्रोच जिसको हम कह रहे हैं। तो ये विन विन सिचुएशन बन जाती है कंज्यूमर्स के लिए और क्लाइमेट के लिए भी। देखो, एनर्जी के मामले में भी और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के मामले में भी यहाँ पर जो है कम यहाँ पर चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं एसी के द्वारा, जो नई टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए भी फायदा है, उसको क्लाइमेट चेंज को भी फायदा है। और आगे बात करें द ingenuity, creativity and persistence of the global cooling price innovators have exceeded even our lofty expectation। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी कि इतना मतलब बड़े पैमाने पर कोई काम करेगा, इनोवेशन करेगा, तो ये नहीं थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखाया गया ये सब चीजें, कुछ यहाँ पर कंपनीज के द्वारा वो आगे आए, इनोवेशन की, और यहाँ पर जो ग्लोबल कूलिंग प्राइस के जो स्टैंडर्ड्स थे उसके हिसाब से आगे उन्होंने काम किया। ओके, तो विनिंग टीम्स की यहाँ पर बात करेंगे, हैव डेमोन्स्ट्रेटेड बियॉन्ड डाउट enormous potential for innovation in cooling technology, and industry stands ready to put these innovations into production. By working with policymakers to enact high efficiency standards, we can help provide access to cooling without warming the planet। तो लास्ट में यही बात करें, जो विनिंग टीम्स हैं अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जो है डेमोस्ट्रेशन दी है। ओके, बिना शक यहाँ पर वो बढ़िया पोटेंशियल जो है ना यहाँ पर इनोवेशन का, उसको बताया कि कूलिंग टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन जो है वो लेकर आए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो इंडस्ट्री है तो यहाँ पर वो तैयार है कि वो यहाँ पर इस इन्हीं इनोवेशंस को अभी कमर्शियली उतारे, प्रोडक्शन निकाले अभी। तो यहाँ पर जो सरकारें हैं ना, पॉलिसी मेकर्स जो है, तो वो उनको अभी हाई एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है वो अनेक्ट करने हैं। तो इन्हीं यहाँ पर इनोवेटर्स के साथ मिलकर काम करना है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से काम करेंगे तो एक अच्छी मार्केट नए इनोवेटर्स के लिए बन जाएगी, नया प्रोडक्ट मिलेगा सस्ते दामों पर। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी कम इम्पैक्ट होगा, यहाँ पर एनर्जी सेविंग होगी। अगर एनर्जी सेविंग होगी तो आपका बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। ये दूसरी ओर जो है हमारा जो प्लेनेट है वो भी गर्म नहीं होगा। तो ये यहाँ पर जो है फायदे हमारे हो सकते हैं। और अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स्ड सेविंग। तो यहाँ पर बात करें द एनफोर्स्ड रिडक्शन ऑफ कंजप्शन इन एन इकोनॉमी। कंजप्शन की यहाँ पर जो है कमी होनी, ओके, फोर्सफुली। ओके, इट मे टेक प्लेस डायरेक्टली when the government increases the taxes or indirectly as consequence of higher inflation। Okay, a tool usually utilized by the developing countries to generate extra funds for investment, also known as involuntary saving। तो यहाँ पर फोर्स सेविंग क्या है, सरकार यहाँ पर कोशिश करती है कि लोग पैसा अपना सेव करके रखें। किस तरीके से, मतलब फोर्सफुली कंजप्शन कम कर दी जाती है इकोनॉमी में। तो कैसे, जैसे यहाँ पर टैक्सेस बढ़ा दिए किन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर, तो लोग परहेज करेंगे कि मैं किसी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहे हैं। ओवरऑल बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो गैर जरूरी चीजें तो लोग उनको खरीदना बंद कर देंगे। जब चीजें खरीदना लोग बंद कर देंगे तो पैसा बच जाएगा, पैसा लोगों की अपनी जेब में रहेगा।
ओके, तो ये यहाँ पर बात की जा रही है कि मतलब फोर्सफुली सेविंग करवानी। तो दूसरा यहाँ पर ये है कि जब महंगाई खुद ना खुद बढ़ जाए, ओके, तो यहाँ पर जो डिमांड सप्लाई की जो थ्योरी है उसके हिसाब से अगर सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो तब यहाँ पर महंगाई बढ़ जाए, तब भी यहाँ पर लोगों की सेविंग हो जाती है, ओके, पैसा बच जाता है। तो ये टूल को यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में ही। तो यहाँ पर सरकारें एक्स्ट्रा फंड जब यहाँ पर जुटाना चाह रही हो टैक्सेस बढ़ाकर, तब ये टूल को यूज किया जाता है, फोर्स सेविंग इसको कहा जाता है, और इनवॉलंटरी सेविंग भी इसको कहा जाता है, दोनों यहाँ पर सेम है। तो अभी तक इतना ही अभी। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें और शेयर करें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।